दोस्तों, सिंगिंग ना सिर्फ कला है बल्कि ईश्वर का वरदान है। ऐसा कहा जाता है कि संगीत व्यक्ति को सुख, शांति और सुकून देता है। वहीं किसी महापुरुष ने कहा है, गायकी का हुनर जिस किसी व्यक्ति के पास होता है उसे दर्द महसूस नहीं होने देता। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे पिया एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आज के शो आर्टिस्ट ऑफ द डे के गेस्ट गौरव कमल मोरकर के साथ, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज़ से ना जाने कितने लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। गौरव जी, स्वागत है आपका हमारे रेडियो धूम के स्टूडियो में। धन्यवाद। गौरव जी, हम सबसे पहले तो आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे और साथ ही आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहेंगे। कुछ बताएं अपने बारे में। जी बिल्कुल, मेरा नाम गौरव कमल मोरकर, पिताजी कमल किशोर मोरकर अब स्वर्गवासी हो चुके हैं। हमारे परिवार में मेरा छोटा भाई, मैं, हमारे बड़े पिताजी, माँ और मेरी वाइफ हैं। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं। अच्छा, और आपकी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई आपने कहाँ से पूरी की है, इस विषय में भी हमें कुछ बताएं। जी, वैसे मेरा जन्म तो बिलासपुर का हुआ है। स्टार्टिंग की प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई मैंने बिलासपुर से पूरी की और उसके बाद हम रायगढ़ आ गए। रायगढ़ के नटवर स्कूल और चक्रधर नगर शासकीय हाई स्कूल से मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई और साथ ही मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से पूरी की है। गौरव जी, जैसा कि आपने बताया, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से आपने अपनी गायकी की शिक्षा प्राप्त की है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने वहाँ जाने के बारे में कैसे सोचा। आप बचपन से ये सोच रखे थे कि आपको वहाँ जाना है या फिर किसी से सलाह ली आपने अपनी संगीत की शिक्षा के लिए? जी, वैसे आर्ट बचपन से ही मेरे साथ रही है और अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को मैंने अटेम्प्ट किया है। पहले पेंटिंग, रंगोली और कुकिंग, बहुत सारे कला मैंने कोशिश की, बट लास्ट में आकर म्यूज़िक में रुक गया और एक अचानक से टर्न हुआ। चूँकि मैं एक कॉमर्स का छात्र था और अचानक से मुझे म्यूज़िक की तरफ आकर्षण बढ़ा और 12th के बाद मैं खैरागढ़ चला गया। गौरव जी, जैसा कि आपने बताया था कि आप घर में बड़े बेटे हैं और बड़े बेटे होने से उन पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है और जल्दी जिम्मेदारियां आ जाती है, तो ऐसे में आपने जब सिंगिंग का करियर चुना तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? ज़्यादातर पेरेंट्स होते हैं जो ये कहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी जॉब करो, आर्ट फील्ड में थोड़ा कम ही सपोर्ट करते हैं, तो आपके घर का क्या रिएक्शन था? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। चूँकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पर सबसे पहले ये सोचा जाता है कि पढ़ाई पूरी करके आप अपने कमाई का ज़रिया कैसे ढूंढेंगे। तो वैसे ही स्थिति मेरे घर में भी थी। 12th के बाद चाहते थे कि मैं कोई अच्छी से पढ़ाई करूं और जल्द से जल्द जॉब पाऊं, बट मेरा रुझान म्यूज़िक की तरफ था। स्ट्रगल मुझे करना पड़ा, घर वालों को भी समझाना पड़ा और फिर भी फाइनली मैंने म्यूज़िक का क्षेत्र चुना और आज एक सिंगर हूँ। क्या बात है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने सुना है कि आप कई जगह ऑर्केस्ट्रा में भी अपना जलवा बिखेर चुके हैं और आपका खुद का भी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। जी बिल्कुल, कॉलेज के वक्त से ही मैंने एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप तैयार किया था, जीके म्यूज़िकल ग्रुप रायगढ़, ये मेरा ग्रुप है। और अब तक हमने झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अलग अलग जगहों पे बहुत सारी प्रस्तुतियाँ दी हैं जो लोगों ने बहुत सराही हैं। तो आपके इस ग्रुप में कितने साथी थे? कैसे आपने सबको इकट्ठा किया? ये ग्रुप कैसे बना और कैसे आपने सोचा इस ग्रुप को बनाने के बारे में? मेरा ग्रुप मुझे मिला खैरागढ़ में। ज़्यादातर मेरे मित्र ही थे, मेरे दोस्त ही थे। अलग अलग फील्ड से हम लोग इंस्ट्रूमेंट वाले मेरे फ्रेंड्स हैं। कोई ढोलक प्लेयर है, कोई तबला प्लेयर है, कोई बहुत अच्छा हारमोनियम प्लेयर। तो ऐसे ऐसे मिलकर मेरे ग्रुप तैयार हुआ। कुछ डांसर्स हैं मेरे फ्रेंड्स, उन सबको लेकर मैंने अपना ग्रुप तैयार किया और अब हम अलग अलग जगहों पे अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। जैसे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है कुलदीप बर्डे, जिनके जैसा ढोलक प्लेयर मैंने आज तक देखा नहीं है। बहुत ही प्यारे कीबोर्ड प्लेयर हैं हमारे सुगम शिवाले। ऐसे ही बहुत से फ्रेंड्स हैं मेरे, दीपक नाम से हैं जो कथक के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो एक डांसर है हमारे ग्रुप में। तो गौरव जी, ऐसा कोई गीत बताइए जो आप अपने ऑर्केस्ट्रा में सबसे ज़्यादा गाना पसंद करते थे। जी, मेरा एक बहुत ही पसंदीदा गीत है, सूफ़ी है, तू माने या ना माने दिलदारा, असा दे तेनू रब मनिया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 4 लाइन आप इसे गाकर सुना भी दीजिए। जी बिल्कुल। रब बंदे दी जात को किवे कपड़े दी जात है रू, कपड़े दे विल रूह है लुकिया, कपड़े दे विच रू
ਰੂ ਲੁਕਿਆ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਮਾਨਿਆ ਨਾ ਮਾਨੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਅਸਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਮਾਨਿਆ ਨਾ ਮਾਨੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਅਸਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਦਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਦਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਅਸਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਮਾਨਿਆ ਨਾ ਮਾਨੇ ਦਿਲਦਾਰਾ असा दे तेनू रब मानिया। बहुत ही सुरीली आवाज़ है आपकी गौरव जी। गौरव जी, आप एक अच्छे सिंगर होने के साथ साथ एक म्यूज़िक टीचर भी हैं। कैसा अनुभव होता है जब आप बच्चों को सिखाते हैं? कितनी कठिनाइयाँ आती है शास्त्रीय चीज़ों को आज के बच्चों को सिखाना? ये कितना चैलेंजिंग होता है, इस बारे में अपने एक्सपीरियंस हमारे लिसनर्स के साथ थोड़ा शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, मैं एक रायगढ़ के एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करता हूँ। एज अ म्यूज़िक टीचर मुझे लगता है कि आज के वक्त में बच्चों को शास्त्रीय चीज़ें सिखाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि आज जो देख रहे हैं हम वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा रुझान है सभी बच्चों का और यंगस्टर्स का, तो शास्त्रीय चीज़ों को उनके अंदर ढालना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो परंपरा हमने आज तक सीखी है उन बच्चों को दे सकें, और काफ़ी इंटरेस्ट बच्चे लेते भी हैं। इसमें सबसे बड़ा भाग होता है उनके पेरेंट्स का। अगर वो संस्कारों के साथ उन्हें बताएं कि ये भी हमारी एक धरोहर है, तो वो ज़रूर इसकी तरफ ध्यान देंगे। तो जब आप बच्चों को सिखाते हैं तो वो इंटरेस्ट लेके सीखते हैं? काफ़ी चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ती हैं, क्लासिकल को भी वेस्टर्न के तरीके से सिखाना पड़ता है, और एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और मज़ा भी आता है। कुछ क्रिएटिविटी निकल के आती है, कुछ फ्यूज़न निकल के आता है इससे। गौरव जी, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमें पता चला है कि आपके अंदर सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग की कला भी है। आपने बहुत सारे थिएटर शोज़ भी किए हैं और साथ ही आपने कई फिल्मों में भी काम किया है। इस बारे में हमारे श्रोताओं को ज़रूर बताएं, हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, थिएटर से मेरा जुड़ना खैरागढ़ में ही हुआ। हालांकि मैं गायन का विद्यार्थी था, लेकिन साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जुड़ के आती हैं। वहाँ पर बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं, तो थिएटर के संपर्क में आना हुआ, और साथ ही साथ रायगढ़ की एक बहुत अच्छी संस्था है, नाट्य संस्था, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ से मुझे नाट्य के थोड़े बहुत गुर सीखने को मिले, और धीरे धीरे मुझे लिखने का भी एक शौक़ हुआ। तो मैंने कई नाटक लिखे हैं, कई नाटक डायरेक्ट किए हैं, जिसमें से एक नाटक हमारा बहुत ही प्रसिद्ध रहा, परित्याग, जिसे स्टेट लेवल पे 2nd लेवल प्राइज़ भी मिला है। आपने इस टाइटल परित्याग के बारे में कैसे सोचा? जी बिल्कुल, परित्याग, जिसका नाम जैसे नॉर्मली हम सुनते हैं तलाक, बीच में काफ़ी वक्त ये सब चल रहा था, तब मुझे एक ध्यान में आया कि वाकई में एक बहुत बड़ा ये दंश है कि एक महिला जिसने अपना पूरा सब कुछ एक व्यक्ति को सौंप दिया है, और वो अचानक सिर्फ 3 बार तलाक कह के या फिर किसी भी तरीके से उस महिला को छोड़ देता है। बट उसके बाद उस महिला के साथ जो बीतता है या उसके मन पे जो प्रतिघात होता है, उस पीड़ा को लिए हुए और आज के परिप्रेक्ष्य में उस महिला को किस प्रकार से जागरूक होना है, अपने बल पे पैरों पे खड़े होना है, इसके इर्द गिर्द मैंने अपनी इस कहानी, इस नाटक को बुना है, और परित्याग आपके सामने आता है। आपने कई फिल्मों में भी काम किया है, तो उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। जी, मैंने लगभग 5 फिल्में की हैं, छोटे मोटे रोल्स किए हैं, और कई आर्ट फिल्में भी हैं। हाल ही में एक छत्तीसगढ़ी मूवी आई थी, प्रेम युद्ध, उसमें मुझे विलन का रोल करने का मौका मिला। आशा करता हूँ कि आप सभी ने देखी होगी। जी, आपके थिएटर का सफ़र खैरागढ़ से शुरू हुआ है, तो आपका पहला थिएटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उस बारे में कुछ हमें बताएं। पहला थिएटर का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही शानदार रहा और रोमांचक रहा, क्योंकि हम नाटक या ड्रामा या मूवी सिर्फ आंखों से देखते हैं और हमें लगता है कि बहुत ही इजी होता होगा ये सब करना, लेकिन जब हम वाकई में खुद से ये चीज़ करने जाते हैं तब समझ में आता है कि कितनी मेहनत और कितनी लगन इस चीज़ में लगानी पड़ती है जी। और मैंने जब अनुभव किया इसके पीछे की मेहनत को, तब मुझे वाकई हर कलाकार के लिए, हर नाट्य कलाकार के लिए दिल से एक रिस्पेक्ट निकली, आदर निकला, और मैं सभी कलाकारों का बहुत तहे दिल से आदर करता हूँ
नाटक के और फिल्मों के। गौरव जी, आपने अभी नाटक और फिल्मों के बारे में बताया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फिल्मों और नाटक को आप किस तरह से देखते हैं? क्या धारणाएं आपकी इन दोनों को लेकर? मेरी धारणा नाटक और फिल्मों के लिए इस प्रकार से है, अगर फिल्म एक परिपक्व बच्चा है या एक युवक है तो उसकी शुरुआत, उसकी बुनियाद नाटक है। हम नाटक में या थिएटर में एक बारीकियाँ सीखते हैं कि किस प्रकार से हमें चेहरे के हाव भाव प्रदर्शित करने हैं, किस प्रकार से हाथ पैर या चेहरे के भावों से हम अपने अंदर छुपी भावनाओं को और अपने डायलॉग्स के माध्यम से हमारे जो आसपास घटित होते हुए चीज़ें हैं उन्हें हम कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये थिएटर करता है। और फिल्में थोड़ी सरल होती हैं क्योंकि हमारे कई बार उसमें टेक मिलता है, कई बार मौका मिलता है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। तो एक बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर ये होता है कि नाटक आपका एक वन टाइम एक्शन होता है और फिल्म में आपको कई बार एक्शन करने का मौका मिलता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो फिल्मों में बहुत सारे कट्स होते हैं उसमें फ्लो और परफेक्शन में कोई असर देखने को मिलता है, अच्छा या बुरा? जी बिल्कुल देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं नाटक में हमारे पास केवल एक टाइम मिलता है, 1 सेकंड या कुछ मिनटों का समय होता है। उस वक्त में हमें वन टेक में अपने भावों को, अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाना होता है और उसमें फ़्लो का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर हम फ़्लो से थोड़े भी भटके तो हमारी सारी भावनाएं जो हम प्रदर्शित करना चाहते हैं वो बिखर जाएंगी। इसी की जगह जब हम फिल्मों को देखते हैं, फिल्मों में हमें रुक कर रेस्ट मिलता है और एक ही भावना को हम बार बार अच्छी तरीके से और परफेक्ट करते हुए टेक दे सकते हैं और जो हम कहना चाहते हैं या लेखक ने जो स्क्रिप्ट में लिखा है उसे हम अच्छे से अच्छे तरीके से फिल्मों में जो डायलॉग्स होते हैं उसके माध्यम से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। गौरव जी, चर्चाएं तो होती रहेंगी और आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई हमें फिल्मों और नाटक को लेकर। गौरव जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा वाकया जो आपको जब भी याद आता हो आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाता हो, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती हो, ऐसा कोई इंसिडेंस जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हो तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। जी बहुत अच्छा सवाल पिया जी आपका। मुझे याद आता है जब मेरा नाटक जो मैंने लिखा भी और निर्देशन भी किया उसका जो परित्याग है, हम प्रदर्शित कर रहे थे रायपुर में कंपटीशन में और बहुत सारे नाटक हो रहे थे और हमारा भी नाटक, क्योंकि हमने एक नया ग्रुप लेकर हम गए थे तो काफ़ी लोगों को असमंजस था कि कैसा होगा इनका नाटक या क्या होगा। तो उसमें मुझे ध्यान आता है मैंने भगवान का नाम लिया और मंच पे एंट्री की। चूँकि मेरा जो रोल था वो कल्लू धोबी, एक नेगेटिव रोल था और मैंने एक अजीब सी वेशभूषा कर रखी थी, एक आंख पे पट्टी थी, मतलब एक जो कहना चाहिए काना कैरेक्टर था मेरा। और मैंने जैसे ही मंच पे एंट्री की तो चारों तरफ, चाहे वो मेरे हाव भाव हों या मेरी एंट्री को देखकर चारों तरफ तालियां बजने लगी और काफ़ी विसिल्स भी होने लगी। तो वो एक रोमांचित कर देने वाला और हमेशा स्माइल ला देने वाला एक पल था और मैं उसे याद करके हमेशा खुश हो जाता हूँ। हमने वो आपका प्ले देखा है, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर आपने पकड़ा था कल्लू धोबी का और हमें बहुत अच्छा लगा था उसे देख के। आपने बखूबी अपना रोल निभाया था उसमें। गौरव जी, आपने बताया था कि आपने खैरागढ़ से संगीत की पढ़ाई पूरी की है और मैंने सुना है कि वहाँ घंटों रियाज़ करना पड़ता है। तो उस समय जब आप वहाँ पढ़ाई करते थे तो उस समय आपका रूटीन कैसा था? आप कितने घंटे रियाज़ करते थे? कैसा था आपका वो दौर, वो समय? जी बिल्कुल, वो वक्त जो था हमारे जीवन का एक बिल्कुल गोल्डन टाइम था, क्योंकि वही एक वक्त था जब हमने अपने मेहनत से बहुत कुछ अर्जित किया। बात की जाए मेरी रूटीन की तो पढ़ते वक्त जब हम खैरागढ़ में पढ़ाई कर रहे थे तो संगीत में या किसी भी कला में रियाज़ बहुत ही मायने रखता है। हमारी रूटीन ऐसी थी कि सुबह जल्द से जल्द उठना, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं 4 बजे के लगभग इस वक्त उठना और कम से कम 6 घंटे का रियाज़ एक लगातार हमारा होता था। उस 6 घंटे के रियाज़ के बाद काफ़ी कुछ गले में एक गर्माहट आती थी और फिर हम आगे के दिन भर की गायकी और प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाते थे। साथ ही साथ शाम को 2 से 3 घंटे का रियाज़, इस तरीके से दिन भर में कम से कम 9 से 10 घंटे का रियाज़ हमारा होता था। तो क्या आजकल आपके शिष्य जो हैं, शिष्य शिष्याएँ हैं जिन्हें आप शिक्षा देते हैं संगीत की, वो इतना रियाज़ कर पाते हैं या सक्षम हैं आज के बच्चे? जी, आज के परिप्रेक्ष्य में उतनी मेहनत करना तो सरल सी बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम चाहें उस विषय में हमने पारंगत होना चाहते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मैं जितने भी इस संगीत के विद्यार्थी हैं उनसे बिल्कुल आग्रह करूँगा कि वो
अधिक से अधिक रियाज करें और अपने इस प्रैक्टिस को टाइम दें, तब जाकर वो एक अच्छे कलाकार बन पाएंगे। गौरव जी, जब आप रियाज की बात कर ही रहे हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए रियाज के विषय में कि उसकी क्या टेक्निक है जिससे वो अपने गले को खोल सकें, या जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए कुछ टिप्स हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बात करेंगे। जी बिल्कुल, अगर बात करेंगे क्लासिकल की तो उसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, पर मैं सामान्य सी बात करूंगा। जब हम कोई भी गाना गाते हैं, अधिकतर लोग गाते वक्त अपना मुंह कम खोलते हैं, जिसके कारण उनकी आवाज़ भी क्लियर नहीं हो पाती और जिस सुर तक वो पहुंचना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। तो मेरा सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है सभी सिंगर से या जो भी गाने के शौकीन हैं उनसे, कि गाते वक्त अधिक से अधिक गला खोलने की कोशिश करें, और मुंह जितना आप खोलेंगे आपकी आवाज़ उतनी साफ़ होगी। आप अधिक ऊंचे रेंज तक, हाई पिच तक गा पाएंगे और आपके स्वर और आपके शब्द अधिक स्पष्ट होंगे, और जिस भावना से या जिस फील से आप उस गाने को गाना चाहते हैं वो आपके श्रोताओं तक पहुंचेगा। गौरव जी, रियाज की कोई टेक्निक जो हमारे श्रोताओं को आप बता सकें प्रैक्टिकली? जी बिल्कुल, सामान्य से मैंने जो बात कही अभी कि मुंह खोलना और गला खोलना, इसकी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक मैंने जो गाना बताया, ये लाल इश्क ये मलाल इश्क, मैं इसको एक गाकर आपको उदाहरण देता हूँ। सामान्यतः लोग किस प्रकार से गाते हैं इसे, मुंह खोलेंगे कम और गला इसके हिसाब से गला कम खुलता है, तो आवाज़ बड़ी ही शार्प सी आती है और कानों में चुभती है। जैसे कि ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये ऐब इश्क ये बैर इश्क। गाना तो ये भी गाया गया, लेकिन इसमें जो भावनाएं हैं या जो फीलिंग है वो पहुंच नहीं पाई। अब जब हम इसी गीत को गला खोलकर अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर गाते हैं तो उसका जो एक भावनाएं हैं वो अच्छी तरीके से व्यक्त होती हैं। मैं उसका उदाहरण आपको बताता हूँ। ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये ऐब इश्क ये बैर इश्क, तुझे संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा। थैंक यू। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है गौरव जी हमारे श्रोताओं को। आशा करते हैं हमारे श्रोताओं को इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। गौरव जी, अब स्कूल में 12th बोर्ड में म्यूज़िक भी एक सब्जेक्ट जुड़ चुका है, तो उस उम्र के बच्चों का या किसी भी उम्र के बच्चों का रियाज का टेक्निक क्या अलग होता है, इस विषय में कुछ बताएं। जी, आपका ये बहुत अच्छा सवाल रहा, और इस बात की जानकारी हर गायक को या जो गीत के प्रेमी हैं उनको रखनी चाहिए। एक उम्र होती है जब हमारी आवाज़ बदलती है, ख़ासकर जब क्लास 12वीं की आपने बात की, तो ये एक ऐसी उम्र है जब हमारे जो गले का टेक्सचर है वो बिल्कुल बदलता जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छा गाने के लिए चिल्लाने लग जाते हैं या इतना थ्रो करने लगते हैं कि इससे हमारा गला ख़राब हो जाता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चिल्लाकर या बहुत तेज़ आवाज़ में गाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप थ्रो अच्छा रखें, मुंह अधिक से अधिक खोलें और दिल से गाने की कोशिश कीजिए, तो आपका गाना अच्छा होगा, ना कि चिल्लाने से। आजकल हम देखते हैं कि जो गाने का तरीका चल रहा है, लोग काफ़ी चीख कर गाते हैं, लेकिन जो गायक है वो गा सकता है, लेकिन आम जो आजकल सीख रहे हैं स्टूडेंट्स हैं वो भी उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, और उससे होता ये है कि आगे जाकर उनका गला ख़राब हो जाता है, उनकी आवाज़ ख़राब हो जाती है और उनके सपने जो होते हैं एक अच्छा सिंगर बनने के वो टूट जाते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि गाइए, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन एक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। मुंह अधिक से अधिक खोलिए जिससे आपका गला खुलेगा, और सॉफ्ट आवाज़ में आप गाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आपका आवाज़ अच्छा होगा, आपका गाना अच्छा होगा। गौरव जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर टेक्निक गलत हुई तो गले को नुकसान पहुंच सकता है? जी बिल्कुल। तो गौरव जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि रियाज की हम बात कर रहे थे, तो रियाज का सही समय क्या होता है? जी, वैसे रियाज का समय तो शास्त्रों में लिखा गया है, वो ब्रह्म मुहूर्त है, यानी कि सुबह का जो पहला प्रहर होता है वो सबसे उत्तम माना जाता है। चाहे वो गायकी का रियाज हो या फिर हम चाहे पढ़ाई का, ये पढ़ाई भी एक रियाज ही होती है। इन दोनों चीज़ों के लिए सुबह का जो वक्त होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। आसपास शांतता रहती है और हम फोकस कर पाते हैं अपने रियाज पे, कोई आसपास शोर नहीं होता और
इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे रियाज़ में। हम जितनी बारीकी से ध्यान दे पाएँ अपने रियाज़ पे, अपने आवाज़ पे, उतना अच्छा हम गा सकते हैं, उतना अच्छा हमारी प्रैक्टिस हो सकती है। चलिए, आपसे बात करके हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही हैं। हमारे लिसनर्स जो सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको आपकी बातों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। गौरव जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि सिंगिंग के इस फील्ड में आगे बढ़ते हुए आप और क्या करना चाहते हैं? आपके आगे के गोल्स क्या हैं म्यूज़िक को लेकर? जी, आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा और ज़रूरी है। हर कोई जो सिंगिंग सीखता है या सिंगिंग करता है, उसका एक एम रहता है कि मैं बहुत बड़ा स्टार बनूं और अपना नाम कमाऊं और प्रसिद्धि पाऊं। मेरा गोल थोड़ा अलग है। मैं अपने आवाज़ को तो मशहूर करना ही चाहता हूं और सबको आनंद देना ही चाहता हूं, लेकिन मेरा एक एम है जो मेरा संगीत सीखने के पहले था कि मैं अपने इस ज्ञान से, खासकर हमारे जो रायगढ़ के आसपास के जो हमारे संगीत प्रेमी हैं या संगीत को चाहते हैं, उनके बीच फैलाऊं। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको सीखने का मौका बिल्कुल नहीं मिल पाता, चाहे वो उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों या किसी और तरीके से, या जगह का ना मिल पाना, सही गुरु का ना मिल पाना। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे, उनको संगीत के बारे में समझ आए और वो इस ज्ञान को और आगे बढ़ाते जाएं। गौरव जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक क्लासिकल सिंगर हैं। गौरव जी, जाते जाते आप रेडियो धूम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस म्यूज़िक के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं? आपके इस रेडियो धूम के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि म्यूज़िक एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने जीवन में घटने वाली रोज़मर्रा की घटनाओं को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। आज की हमारी जो लाइफ स्टाइल है बहुत तनाव भरी है। छोटी छोटी बात पे हम गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, कभी ऑफिस की बात, कभी घर की बात, और इन सब परिस्थितियों से उबरने का एक ही साधन है म्यूज़िक। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक म्यूज़िक से जुड़िए, गाइए, सुनिए और म्यूज़िक को बढ़ाते रहिए। बहुत अच्छी बातें कही आपने मोरकर जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप अपना समय निकाल कर यहाँ हमारे स्टूडियो में आए और हमसे ढेर सारी बातें कही। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कलाकार गौरव कमल मोरकर जी, जिन्हें आप सुन रहे थे रेडियो धूम 89.6 के प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे में। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा है पवन दिव्यांशु मिश्रा का। इस प्रोग्राम को होस्ट किया है आपकी अपनी आरजे पिया ने, और इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर शुक्ला। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।